आज का हमारा पेपर है 3 सितंबर शिफ्ट 1 का ये पेपर है। तो पहला क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट इज मूविंग इन अ लो नियरली सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इट्स रेडियस इज रफली इक्वल टू दैट ऑफ द अर्थ्स रेडियस आर ई। By firing rockets attached to it, its speed is instantaneously increased in the direction of its motion so that it becomes under root 3 by 2 times larger. Due to this, the farthest distance from the center of the earth that the satellite reaches is r. Value of r is. तो यहाँ पर हमें r डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पहले तो एक सैटेलाइट मूव कर रहा है जो अर्थ की जो ऑर्बिट है उसके अराउंड, अर्थ के अराउंड, और जो रेडियस है उस ऑर्बिट का वो लगभग अर्थ की सरफेस, अर्थ का जो रेडियस है उसके लगभग बराबर है। मतलब कि ये जो सैटेलाइट है वो अर्थ की सरफेस के बहुत ही नज़दीक है, राइट। अब एक रॉकेट फायर करते हैं तो उसकी जो स्पीड है वो अचानक से बढ़ जाती है, राइट, और उसकी जो स्पीड है वो लगभग उसके मोशन से √3/2 जितनी बढ़ गई। सो इतने डिस्टेंस के कारण जो उसका जो सेंटर ऑफ अर्थ है, तो उसका जो सैटेलाइट है वो आर है, तो वो आर हमें फाइंड करना है, राइट। तो आर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले तो हम उस सिचुएशन को रिड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर जो उसकी पोजीशन है, जो हमारा सैटेलाइट है उसकी पोजीशन है आर ई, लगभग अर्थ सरफेस के बराबर है। अब वो वी वेलोसिटी, मतलब कि उसकी जो आफ्टर जो रॉकेट जो फायर हुआ है उसके बाद की वेलोसिटी, तो वो हुई √3/2 वी ओ, राइट। फिर यहाँ से वो रोटेट होके फिर आगे बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पर उसकी जो रेंज है वो बढ़ चुकी है क्योंकि उसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई थी। तो यहाँ पर वो ही आर हमें फाइंड करना है। सो स्टार्ट फ्रॉम दैट वेलोसिटी ऑफ दैट सैटेलाइट वी ओ इज इक्वल टू √gm अपॉन आर ई, क्योंकि वो आर ई डिस्टेंस पे है, राइट। अब टोटल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर सैटेलाइट दैट इज g - g m अपॉन आर ई प्लस हाफ mv², राइट। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी हमने लिखी। अब फॉर्मूला एक्चुअली -gmm अपॉन आर मैक्सिमम, क्योंकि ये बाद वाली जो रेंज है वो होगी, प्लस हाफ mv²। तो लेफ्ट हैंड साइड जो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी इनिशियल टर्म है, इनिशियल टोटल एनर्जी ऑफ दैट सैटेलाइट, एंड राइट हैंड साइड जो एनर्जीज है वो हमारी फाइनल टोटल एनर्जी है ऑफ सैटेलाइट। सो फॉर्मूला बचेगी वी आर ई इज इक्वल टू v' मैक्सिमम, क्योंकि बाकी सारे टर्म तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो सॉल्व करने के बाद आर मैक्सिमम इज इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 3 × आर ई। सो थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बलून फिल विथ हीलियम 32 डिग्री सेल्सियस एंड 1.7 एटमॉस्फेरिक बर्स्ट immediately afterwards the expansion of helium can be considered as। तो यहाँ पर हमने बलून को हीलियम से भरा है और उस हीलियम का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों यहाँ पर 32 डिग्री टेम्परेचर है एंड 1.7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, राइट। तो ये कौन सा एक्सपांजन कहा जाएगा? तो इसको हम लोग बोलेंगे इरिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक, क्योंकि यहाँ पर एक सडननेस आ जाएगा। तो सडननेस में वो इरिवर्सिबल होगा, रिवर्स नहीं हो पाएगा, एंड एडियाबेटिक ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मॉडल अ टॉर्च बैटरी ऑफ लेंथ L टू बी मेड अप ऑफ अ थिन cylindrical bar of radius A and a concentric thin cylindrical shell of radius B filled in between with an electrolyte of resistivity ρ. If the battery is connected to a resistance of value R, the maximum joule heating in R will take place for। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर सर्किट ड्रॉ की जाए तो ये जो भी सिलेंडर है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R होगा, राइट। फिर आगे जाके स्मॉल r
इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा बैटरी का, और फिर बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये एक बैटरी कनेक्शन मिला। तो उसकी पावर की अगर बात करें, पी आर इज इक्वल टू दैट पावर ऑफ दैट रेजिस्टेंस, तो वो फॉर्मूला होगी ई अपॉन आर प्लस आर। अब ये जो फॉर्मूला है जो कि ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखी है, वो बेसिकली करंट की ही फॉर्मूला है, विच फ्लोज फ्रॉम कैपिटल आर रेजिस्टेंस, ये है स्मॉल आर स्क्वायर, सो आई स्क्वायर इंटू आर, सिंपल। सो ई अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इंटू आर। अब जब पी आर मैक्सिमम होगा, पी आर मैक्सिमम कब होगा, जब r इज इक्वल टू आर होगा, दोनों ही सेम होंगे, तो पी आर मैक्सिमम होगा, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर होगा रो डी आर अपॉन 2 पाई RL, राइट। अब ये इंटीग्रेशन है ए टू बी, क्योंकि यहाँ पर हमने दो चीज़ देखी है, यहाँ से फिर सरफेस तक, तो ए टू बी इंटीग्रेशन होगा। सो R इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई L कॉमन, सो इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर ए टू बी, सो इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई L dr upon r, that is ln r. So ln r, now upper limit, lower limit, upper limit a, lower limit b, sorry, upper limit is b and lower limit is a, right, a here. तो उसको अगर फिर से लिखे तो रो अपॉन 2 पाई l, फिर आता है ln, और फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो b माइनस ए, बट यहाँ पर लॉग होने की वजह से डिवीजन आएगा, सो b अपॉन ए। सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। सॉरी, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर लॉग है ही नहीं, यहाँ पर लॉग है, सो फोर्थ इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन SI यूनिट्स एट द सेंटर ऑफ हेक्सागोनल शेप कॉइल ऑफ साइड्स 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो हेक्सागोन बना देते हैं, हेक्सागोन, तो यहाँ पर 6 साइड्स होंगी हेक्सागोन की, तो सबकी 10 सेंटीमीटर लेंथ है, 50 टर्न्स एंड कैरिंग करंट I इन यूनिट्स ऑफ μ0 I अपॉन पाई इज। तो हेक्सागोन की अगर बात करें तो सेंटर पे, राइट, ए जितना डिस्टेंस है वर्टाइसिस से सेंटर, यहाँ से R जितना डिस्टेंस है, और ये जो एंगल बना वो है 30 डिग्री, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला होगी हेक्सागोन के लिए 6, क्योंकि हेक्सागोन है μ0 I अपॉन 4 पाई A, और यहाँ पर होगा cos 30, ये फिक्स फॉर्मूला है फॉर हेक्सागोन टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, राइट, इनटू 2 sin 30 इंटू 50। सो ये फुल फॉर्मूला हो गई। अब वैल्यूज रखे तो μ0 I 150 अपॉन पाई √3 इंटू ए, राइट। तो इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें तो 50 √3 अपॉन 0.1 μ0 I अपॉन पाई, राइट। एंड एट लास्ट आंसर अगर लिखे तो यहाँ पर मैं बॉक्स में लिखूंगा, तो 50 अपॉन 0.1 इज 500, सो 500 √3 μ0 I अपॉन पाई, राइट। तो यहाँ पर μ0 I अपॉन पाई ये तो इंटीग्रल है, बट उसका भी इंटीग्रल क्या है 500 √3, सो फोर्थ ऑप्शन मैच हो रहा है यहाँ पर, सो दैट इज अवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 1 किलोग्राम स्लाइड्स विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ब्लॉक दिया गया है 1 किलोग्राम का है, और उसकी जो वेलोसिटी है वो है 6 मीटर पर सेकेंड ऑन अ फ्रिक्शनल लेस हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड कोलाइड्स विथ अ यूनिफॉर्म वर्टिकल रॉड, यहाँ पर वर्टिकल रॉड से वो कोलाइड होगा, एंड स्टिक्स टू इट एज शोन। द रॉड इज पिवोटेड about O and swings as a result of the collision, making angle theta before momentarily coming to rest. If the rod has mass m is equal to 2 kilogram, length 1 meter,
वैल्यू ऑफ थीटा इज अप्रोक्सीमेटली, सो यहाँ पर थीटा फाइंड करना है. सो बेसिकली मास into velocity into length, right? So momentum into length तो is equal to m l square upon 3 into omega plus m l square into omega. तो बेसिकली ये एक टाइप का यहाँ पर फोर्स ही है, राइट? क्योंकि यहाँ पर जो एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा है, सो ये जो पूरी फॉर्मूला है वो एंगुलर मोमेंटम, जो कंजर्वेशन होता है एंगुलर मोमेंटम का, उसके ऊपर बेस्ड है. नाउ ओमेगा को अगर सब्जेक्ट बनाए तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 इंटू 6 इंटू 1 अपॉन 2/3 प्लस 1, सो इज इक्वल टू 18 अपॉन 5, राइट? अब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला बिकम्स 1/2 m l square by 3 into omega square plus half m l square. यहाँ पर जो m होगा वो स्मॉल m आएगा, राइट? सो स्मॉल m l square into omega square. So capital M is the mass of that rod and small m is the mass of that particular small object. So is equal to, now simplification, that is m plus capital M into r center of mass into 1 minus cos theta, right? So m mass into r into 1 minus cos theta. So now again equation becomes is equal to m plus capital M into bracket ml plus ml by 2 upon m plus capital M into g 1 minus cos theta, right? So is equal to 5 upon 6 into 18 upon 5 whole square is equal to right hand side. So here I have to rub this is equal to, because this is left hand side. So right hand side is our 20 into 1 minus cos theta, right? Then here 1 minus cos theta is equal to 18 upon 5 into 3 upon 20, right? So cos theta is equal to 1 minus 27 upon 50. So cos theta is equal to 23 upon 50. So theta is equal to 63 degree. So that is the angle achieved by that rod with the vertical. Next question में, when the wavelength of radiation of falling on a metal is changed from 500 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर, तो यहाँ पर जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ चेंज हो रही है 500 टू 200. द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 3 टाइम्स लार्जर. तो यहाँ पर वेवलेंथ चेंज करने से काइनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स बढ़ चुकी है. तो वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल इज क्लोज टू, तो वर्क फंक्शन फाइंड करने के लिए यहाँ पर 3/1. तो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला उसका रेशियो हमने लिया 3/1. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फॉर्मूला है hc अपॉन लैम्बडा. तो पहला लैम्बडा है यहाँ पर 3 के अकॉर्डिंग, वो होगा 200 नैनोमीटर माइनस 5 अपॉन यहाँ पर मिलेगा hc अपॉन पहला वाला तो 500 नैनोमीटर माइनस 5, राइट? सो hc को अगर सब्जेक्ट बनाए तो hc इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर, राइट? अब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट फाई इज इक्वल टू, क्योंकि hc की वैल्यू ये फिक्स्ड है और इस वैल्यू को अगर हम इस टर्म में रखेंगे दोनों इक्वेशन में और फिर रेशियो फाइंड करेंगे तो वी विल गेट फाई इज इक्वल टू 0.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो फर्स्ट ऑप्शन दैट इज आवर फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2 आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर्स S1 एंड S2 ऑफ रेडियस 2/3 कैपिटल R एंड 1/3 कैपिटल R हैव 12 microcoulomb and -3 microcoulomb charges respectively and are at the large distance from each other. They are now connected by a conducting wire. A long time after this is done, the charges on S1 and S2 respectively. तो बेसिकली पहले तो दो स्फीयर की रेडियस दी है, दोनों के चार्जेस दिए हैं, राइट?
अब कंडक्टिंग वायर कनेक्ट करने के बाद उन पे चार्जेस कौन से है ये फाइंड करना है। तो पहले इनिशियली एज कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ चार्जेस, तो Q1 प्लस Q2 इनिशियली चार्जेस इज इक्वल टू फाइनल चार्जेस Q1 डैश प्लस Q2 डैश, right? This is the law of conservation of charges. Now 12 minus 3 simply for initially, so 9 microcoulomb. So after also by connect with them with the wire, we will get 9 microcoulomb total. So V1 is equal to V2. After connecting, both voltages will be same, so it will gives us K Q1 dash upon 2R by 3 is equal to K Q2 dash upon R by 3, right? So 3 3 cancel, R cancel, K cancel, cross multiplication, we will get Q1 dash is equal to 2Q2 dash, right? So now we have to put this equation into this equation. So Q1 dash is 2Q dash, 2Q2 dash, so 2Q2 dash plus Q2 dash is equal to 9 microcoulomb. So now it will become 3Q2 dash is equal to 9 microcoulomb. So Q2 dash is equal to 3 microcoulomb, right? And now when we will put this in main equation, we will get Q1 dash is equal to 6 microcoulomb. So 6 microcoulomb and 3 microcoulomb. So first is matching with our answer, so that is our final answer. So in this new question, a uniform thin rope of length 12 meter and mass 6 kg hangs vertically with a rigid support, and a block of mass 2 kg is attached to its free end. A transverse short wave train of wavelength 6 cm is produced at the lower end of the rope. What is the wavelength of the wave train in centimeter when it reaches the top of the rope, right? तो यहाँ पर एक फिक्स्ड सरफेस है, उससे एक रोप से हम एक ऑब्जेक्ट को लटकाएंगे, राइट? तो यहाँ पर टेंशन क्रिएट होगा, यहाँ पर T2 होगा, यहाँ पर T1 होगा, राइट? अब लैम्बडा दैट इज 6 सेंटीमीटर and mass of that particular object that is 2 kilogram. Now we know that speed, wave speed is proportional to lambda, right? And here T1 is equal to 2 gram, right? So T1 is equal to 2g, 2 gram in the sense is according to this formula, force is equal to m into g. So tension is also m into g, mass is 2 kilogram and g is gravitational acceleration here. So here it is not gram but it is gravitational acceleration here. T2, if we are talking about T2, now according to their mass is 6 plus 2, 8 kilogram into g, so that is gravitational acceleration, right? Now we can place this formula, or V1 V2 ratio is equal to lambda 1 upon lambda 2 ratio. So lambda 2 subject, lambda 2 is equal to V2 upon V1 lambda 1. Now we know that formula that V is equal to under root T upon mu. So V is proportional to under root T, right? So lambda 2 is equal to under root of T2 upon T1 into lambda 1. Now by putting all the values here we will put, so lambda 2 is equal to under root of 8 gravitational acceleration upon 2 gravitational acceleration into lambda 1, gg cancel, 2 4s are, so 2 lambda 1 is 6, right? 6 centimeter, so 2 into 6 is 12, so 12 centimeter, that is the new wavelength of wave train when it reaches the top of the row. So first option is matching with the answer, so that is our final answer. Next question में, in the circuit shown in the figure, the total charge in 750 microcoulomb and the voltage across capacitor C2 is 20 volt, then the charge on capacitor C2 is, तो यहाँ पर C1 गिवन है 15 माइक्रोफैराडे, C3 इज गिवन, तो C2 यहाँ पर फाइंड करना है, राइट? तो पहले तो यहाँ पर जो वोल्टेज है दैट इज 20 वोल्ट, सो Q3 मतलब कि
charge on C3. So first we will find that charge on C3. So Q3 is equal to 20, means voltage into capacitance is 8. So 160 microcoulomb is the total charge on Q3. Now 750 microcoulomb is the total charge of all the capacitance. So simple to find Q2, simple to 750 microcoulomb minus 160 microcoulomb, right? So 750 minus 160, that is 590 microcoulomb. So simple, that is the charge on C2. So here 590 is second option, that is our final answer. Next question में a 750 Hz frequency is given, 20 volt in RMS, so voltage is given, source is connected to a resistance 100 ohm, inductance भी दिया है 0.1803 Henry and a capacitance that value is 10 microfarad, all in series, मतलब कि LCR series circuit है. The time in which the resistance means heat capacity is given 2 joule per degree Celsius will get heated by 10 degree Celsius. Okay, तो यहाँ पर all things are given. तो यहाँ पर impedance हम लोग easily find कर सकते हैं. Impedance formula is R square plus XL minus XC whole square, right? तो is equal to under root of R square plus omega L minus 1 upon omega C whole square. तो is equal to under root of R square plus 2 pi FL minus 1 upon 2 pi FC whole square, right? अब यहाँ पर Z is equal to, सारी वैल्यूज रखने के बाद Z मिलेगा 834 ओम, राइट, बिकॉज दैट इज इम्पीडेंस. अब पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू VRMS IRMS cos phi पावर फैक्टर, राइट. तो cos phi, बिकॉज ये LCR सीरीज सर्किट है तो उसकी फॉर्मूला होगी R अपॉन मॉड Z, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड. IRMS की फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू VRMS अपॉन मॉड Z, राइट. तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यूज अगर रखे तो VRMS स्क्वायर इन टू R अपॉन मॉड Z स्क्वायर आ जाएगा, राइट. तो अब वैल्यूज रखने के बाद जो वैल्यू मिलेगी लास्ट में 0.0575, राइट, दैट इज जूल पर सेकेंड. अब यहाँ पर हमें H फाइंड करना है, हीट. तो H इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, सो इज इक्वल टू S डेल्टा T स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सो T इज इक्वल टू S डेल्टा थीटा अपॉन P. सो S that is 2 into delta theta that is 10 given, and P we founded that 0.0575, so 348 second. So it matches with the fourth option, so that is our final answer. Next question में, consider a gas of triatomic molecules. The molecules are assumed to be triangular and made of massless rigid rods whose vertices are occupied by atoms. The internal energy of a mole of the gas at temperature T is, तो यहाँ पर जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ये हो जाएगा 3+3, क्योंकि ये ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स है. तो पहले से ही उसका अगर मोनो एटोमिक होता तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 होता, बट ट्राई मतलब 3, तो 3+3 दैट विल बी इक्वल टू 6. सो इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला की बात करें तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बाई 2 nRT. तो 6/2 is 3RT, and for 1 mole n is equal to 1. So 3RT, it matches with first option, so that is our final answer. Next question में, an elliptical loop having resistance R of semi major axis A and semi minor axis B is placed in a magnetic field as shown in the figure. If the loop is rotated about the x axis with angular frequency omega, the average power loss in the loop due to joule heating is. तो यहाँ पर EMF की बात की जाए तो उसकी फॉर्मूला फिक्स है, बेन ओमेगा कॉस ओमेगा टी. सो एवरेज पावर फॉर्मूला विल बी P एवरेज इज इक्वल टू E स्क्वायर, एवरेज ऑफ E स्क्वायर अपॉन R. सो इज इक्वल टू
average of BA omega cos omega t होल स्क्वायर अपॉन r। अब यहाँ पर जो n वैल्यू है वो 1 है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर ऑफ टर्न्स है, तो वो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इज इक्वल टू, अब स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन r इंटू 1/2, क्योंकि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी तो वो सिर्फ पॉजिटिव में मिलेगा, और पॉजिटिव का एवरेज मतलब उसका हाफ हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर हाफ मिला। तो इज इक्वल टू, अब ए स्क्वायर मतलब कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सो यहाँ पर आएगा पाई स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया की फॉर्मूला हो गई पाई ए बी, राइट, इंटू 2r। सो यहाँ पर ये एवरेज पावर की फॉर्मूला मिली। अब ये थर्ड ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है, सो दैट इज आवर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रेशर इनसाइड टू सोप बबल्स आर 1.01 एंड 1.02 एटमॉस्फेयर रिस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज। तो यहाँ पर अंदर का मतलब कि दो सोप बबल दिए और दोनों के अंदर के जो प्रेशर है वो अलग अलग है, 1.01 एंड 1.02। तो वॉल्यूम का रेशियो फाइंड करना है, सिंपल। सो पहला जो सोप बबल है उसका अगर प्रेशर का फॉर्मूला लिखूं, वैल्यू लिखूं, तो 1.01, उसकी फॉर्मूला होगी 40/R1। सेकेंड वन डेल्टा P2, तो उसकी यहाँ पर वैल्यू है दैट इज, तो यहाँ पर हमें डिफरेंस लेना है, तो यहाँ पर 1.01 है, 1.01 को हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सब्ट्रैक्ट करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स 1 एटमॉस्फेरिक, तो 1 माइनस 1.01, सो दैट विल बी हियर 0.01, क्योंकि उसमें से हमने एक को सब्ट्रैक्ट किया है। सिमिलरली डेल्टा P2 मतलब कि चेंज इन प्रेशर, तो 1 में से मतलब कि 1.02 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो यहाँ पर बाकी बचेगा 0.02। सिमिलरली 40/R, क्योंकि यहाँ पर दो फ्री सरफेस है और दो फ्री सरफेस की फॉर्मूला है 40/R1। अगर 1 फ्री सरफेस होता मतलब कि ये जो पूरा बबल है वो पूरा ही एक लिक्विड मटेरियल का बना हुआ होता तो 2T/R आता, बट यहाँ पर फ्री सरफेस है, दो फ्री सरफेस, तो 40/R। अब दोनों की रेशियो लेंगे तो 0.01 अपॉन 0.02 इज विल बी 1/2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर मिलेगा R2/R1, क्योंकि 40 कैंसल्ड, सो R1 इज इक्वल टू 2R2, राइट। अब रेशियो की बात करें तो V1/V2 इज इक्वल टू, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3, सो R1³ अपॉन R2³, राइट। तो R1 दैट इज 2R2⁻³ अपॉन R2⁻³, सो यहाँ पर आएगा 8R2⁻³ अपॉन R2⁻³, सो दैट कैंसल्ड, सो वी आर लेफ्ट विथ 8। सो V1 इज इक्वल टू 8V2, और वी कैन से V1/V2 is equal to 8/1 means 8 has to 1. So third option is matching with the answer, so that is our final answer.